बिहार में जेडीयू नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बननी तय हो गई है। वहीं 11 राज्यों के 58 सीटों पर हुए उपचुनावों के नतीजे भी स्पष्ट हो गए हैं। इन उपचुनावों में मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य था जिसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों का बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ था। यहाँ 28 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। इन 28 सीटों में से बीजेपी ने 19 सीटें अपने खाते में दर्ज की, वहीं कांग्रेस को 9 सीटों पर संतोष करना पड़ा। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार इसी साल तब बन गई जब राज्य में कमलनाथ की करीब 15 महीने पुरानी कांग्रेस सरकार के 2 दर्जन से ज्यादा विधायकों ने पार्टी का हाथ छोड़ दिया। इन विधायकों ने बीजेपी के कमल को थाम लिया था। कांग्रेस में ये बगावत लंबे समय से कांग्रेस में रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में हुई। इसके अलावा 3 सीट विधायकों के निधन के बाद खाली की गई थी। वही साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 114 सीट मिली थी और वो बहुमत से 2 सीट पीछे छूट गई थी। बीजेपी को 109 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस 4 निर्दलीय विधायकों की मदद से सरकार बनाने में कामयाब हुई, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत ने सरकार का आंकड़ा घटाकर 88 पर ला दिया था। वही हाल ही में एक और विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। बता दें, उपचुनाव में मिली इस जीत से शिवराज सिंह चौहान की सरकार को मजबूती मिलेगी। ये सवाल ये भी है कि क्या इससे ज्योतिरादित्य सिंधिया में पार्टी और ज्यादा प्रभावी होंगी और क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को कोई अच्छे पद मिलने के संकेत है। बता दें, साल 2019 में हुई संसदीय चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी पारंपरिक सीट गुना से चुनाव हार गए थे। ऐसे में बीजेपी में शामिल होने के बाद उनके समक्ष सबसे बड़ी चुनौती ग्वालियर और चंबल क्षेत्र में अपने दबदबे को कायम रखना था। ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर के पुराने राजघराने से ताल्लुक रखते हैं। इस जीत के बाद न केवल बीजेपी में उनका दबदबा बढ़ेगा, बल्कि ये उनकी राजनीतिक करियर के लिए भी अहम था। एक रिपोर्ट में सामने आया है कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी तो पार्टी ने उन्हें धोखेबाज, गद्दार कहा। इसके बाद चंबल और ग्वालियर में जीत दर्ज करना ये उनके लिए उपलब्धि है, क्योंकि इन इलाकों में महल का बड़ा मुकाम है और प्रतिष्ठा है और वहीं से राजनीति होती है। ऐसे में अब बीजेपी ने उस पर कब्जा कर लिया है। बता दें, पहली बार जब चुनाव हुए थे तो हिंदू महासभा का गढ़ माना जाता था और इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने राजमाता सिंधिया को कांग्रेस का प्रतिनिधि बनाया था। वो चुनाव भी लड़े। कांग्रेस जानती थी कि ये क्षेत्र राइट विंग विचारधारा की तरफ झुका दिखता है और इसी बात का कांग्रेस को डर हमेशा से था। लेकिन इस उपचुनाव में बीजेपी से मिली भारी हार के बाद अब ये क्षेत्र उनके हाथ से पूरी तरीके से निकल चुका है। लेकिन क्या इस जीत के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया की बीजेपी में शीर्ष पद जाने की संभावना बढ़ गई? इस सवाल के जवाब में रशीद किदवई कहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का व्यक्तित्व काफी प्रभावशाली माना जाता है। उनकी अंग्रेजी और हिंदी भाषा में अच्छी कमांड है। वो यूपीए के दौरान भी मंत्री रह चुके हैं। तो ऐसे में इन सभी चीजों का समावेश करके देखा जाए तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बाद दूसरी पंक्ति के नेताएं जैसे देवेंद्र फडणवीस, स्मृति ईरानी, योगी आदित्यनाथ की कतार में अब उन्हें भी शामिल कर लिया गया है। उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है और अब वो मध्य प्रदेश की पूरी कमान संभाल सकते हैं। साथ ही नरेंद्र मोदी के उनको कैबिनेट में लाने की छवि भी साफ होगी और अब उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में लाया जाएगा। वे राहुल गांधी को बहुत परेशान करेंगे, क्योंकि बीजेपी उन्हें इसी मकसद से लाई है। वे राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी की काट कर सकेंगे। वहीं शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए तो उपचुनाव उनके लिए भी काफी अहम रहा और परीक्षा से कम नहीं रहा, क्योंकि अगर सीटें कम आती तो उन्हें मुख्यमंत्री पद का गाज गिर सकता था। क्योंकि ये समझा जा रहा है कि राज्य और केंद्र में कई मंत्री शिवराज सिंह चौहान को हटाने की कोशिश में लगे हुए हैं और विशेषज्ञों की कहना है कि शिवराज सिंह चौहान के शीर्ष नेताओं का अब इतने मधुर संबंध भी नहीं है। लेकिन अब इस जीत से उनके भविष्य का रास्ता साफ हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN9 न्यूज।